15 अगस्त 1947 भारत की आज़ादी, एक सपना जो सच हुआ। लेकिन इस सपने की सुबह कुछ ऐसी थी जैसे किसी ने जख्मों पर महकता फूल रख दिया हो। जब अंग्रेज़ों ने दस्तखत करके ये देश हमारे हवाले किया तो वो सिर्फ एक देश नहीं दे रहे थे, बल्कि एक ऐसी विरासत दे रहे थे जो सदियों की गुलामी, लूट और बंटवारे से बनी थी। तो चलिए आपको ले चलते हैं उस वक्त में, 1947 के भारत में, जहां खुशियां सिर्फ एक दिन की मेहमान थीं और चुनौतियां सालों की साथी बनने वाली थीं। आज़ादी की पहली रात, दिल्ली की सड़कें रोशन थीं, लोग नाच रहे थे, झंडे लहरा रहे थे। लेकिन इसी दिल्ली के नजफगढ़ इलाके में एक बूढ़ा किसान अपने झोपड़े के बाहर बैठा था। उसके पास खाने को अनाज नहीं था, पहनने को कपड़े नहीं थे। उसकी आंखों में भी खुशी थी, लेकिन उस खुशी के पीछे एक सवाल था, अब क्या होगा? और ये सवाल सिर्फ उस किसान का नहीं था, ये सवाल पूरे हिंदुस्तान का था। अंग्रेज जा रहे थे, लेकिन जा रहे थे तो सब कुछ लूटकर। 200 साल की गुलामी ने हिंदुस्तान की जड़ें हिला दी थीं। देश की अर्थव्यवस्था लगभग खत्म हो चुकी थी। खजाना इतना खाली था कि सरकारी कर्मचारियों को तनख्वाह देना भी मुश्किल हो रहा था। वो सोना जो इस देश की मेहनत से बना था, वो लंदन के संग्रहालयों में जा रहा था या फिर अंग्रेजों की जेबों में। भारत के पास कुल विदेशी मुद्रा भंडार इतना था कि बमुश्किल 3 हफ्ते का आयात चल पाता। और फिर था बंटवारा। भारत का बंटवारा सिर्फ जमीन का नहीं था, ये इंसानियत की सबसे बड़ी त्रासदी थी। करोड़ों लोग उजड़ गए। पंजाब और बंगाल की सीमाओं पर खून की नदियां बहीं। सरहद के इस पार से उस पार और उस पार से इस पार लोग सिर्फ इसलिए भाग रहे थे क्योंकि उनका धर्म अलग था। लेकिन इस भागम भाग में वो सब कुछ छूट गया, घर, जमीन, पहचान। दिल्ली के पुराने किले में लाहौर से आए हिंदू और सिख शरणार्थियों की भीड़ लगी थी। वहां कोई बिस्तर नहीं था, कोई दवा नहीं थी, बस टिन के शेड और टूटे फूटे कपड़े। औरतें अपनी इज्जत बचाने के लिए आंसू पी रही थीं, बच्चे भूख से बिलख रहे थे। ये तस्वीर सिर्फ दिल्ली की नहीं थी, ये अमृतसर की थी, ये कलकत्ता की थी, ये कराची की थी, जो अब पाकिस्तान में था। लेकिन बंटवारे का सदमा सिर्फ इंसानों तक सीमित नहीं था। बंटवारे ने देश की रीढ़ को भी तोड़ दिया। पंजाब की सिंचाई करने वाली नहरें अब 2 हिस्सों में बंट गईं। पानी का स्रोत एक तरफ था और नहरें दूसरी तरफ। पूरा सिस्टम चरमरा गया। सबसे बड़ी मार पड़ी कपास और गेहूं पर। जो सबसे अच्छी कपास पैदा करने वाले इलाके थे, वो पाकिस्तान चले गए। हिंदुस्तान के पास रह गई वो जमीन जहां कपास कम अच्छी होती थी, लेकिन कपड़ा बनाने की मिलें सिर्फ हिंदुस्तान में थीं। यानी मिलों में कपास डालने के लिए हमें दूसरे मुल्क पर निर्भर रहना पड़ता या फिर पाकिस्तान से खरीदनी पड़ती, जिसके साथ अभी अभी खून की होली खेली गई थी। और फिर थी भुखमरी। आज़ादी के बाद पहला साल 1947 का साल अकाल का साल था। बारिश ने साथ नहीं दिया था। बंटवारे के कारण अनाज की आवाजाही ठप हो गई थी। जो गोदाम थे उनमें अनाज ही नहीं था। सरकार के पास अनाज का कोई भंडार नहीं था। अगर अमेरिका से गेहूं न आता तो शायद इतिहास कुछ और ही होता। लेकिन वो गेहूं भी आता था तो कागजों पर, लेकिन जमीन पर पहुंचने में कई महीने लग जाते थे। चावल की कीमतें आसमान पर थीं। गेहूं की रोटी विलासिता की चीज बन गई थी। बंगाल में जहां 3 साल पहले ही भीषण अकाल पड़ा था, जिसमें 30 लाख लोग मरे थे, वहां फिर से भूख की कहानियां सुनाई देने लगी। इस भूख का सबसे बुरा असर गांवों में देखने को मिला। आज़ादी के वक्त भारत की 80% आबादी गांवों में रहती थी और ये गांव अंग्रेज़ों की नीतियों ने उन्हें बर्बाद कर दिया था। यहाँ खेती करने के तरीके वही थे जो हज़ारों साल पहले थे। लकड़ी का हल, बैलों पर निर्भरता, बारिश के सहारे खेती, कोई उर्वरक नहीं, कोई सिंचाई का आधुनिक साधन नहीं। जमींदारी प्रथा ने किसानों को गुलाम बना रखा था। किसान मेहनत करता था, लेकिन पैदावार का बड़ा हिस्सा जमींदार का होता था। कर्ज के जाल में फंसकर उसकी जिंदगी बीत जाती थी। गांव में न बिजली थी, न सड़क, न स्कूल, न अस्पताल। इलाज का तरीका सिर्फ झाड़ फूंक या वैद्यराज थे, जिनके पास दवा के नाम पर कुछ जड़ी बूटियां हुआ करती थीं। औरतें घर चलाती थीं, खेतों में काम करती थीं, लेकिन उनकी कोई सुनवाई नहीं थी। बच्चे स्कूल जाने की बजाय खेतों में या जानवरों के साथ नजर आते थे। गांव सदियों से उसी तरह जी रहा था जैसे समय ठहर गया हो। अब बात करते हैं शहरों की। शहरों की तस्वीर गांवों से बिल्कुल अलग थी, लेकिन उतनी ही बदहाल। मुंबई, जो तब बॉम्बे था, कलकत्ता, मद्रास, दिल्ली, ये शहर अंग्रेजों ने अपने लिए बसाए थे। यहाँ की सड़कें चौड़ी थीं, बंगले बड़े थे, क्लब थे। लेकिन इन शहरों के दूसरे हिस्से थे, बस्तियां, झुग्गियां, मिलों के मजदूरों की कॉलोनियां।
जहां 10-10 लोग एक कमरे में रहते थे। सीवर का कोई इंतजाम नहीं था। पानी के लिए एक नल पर सैकड़ों लोग लाइन लगाते थे। मिलों में मजदूर दिन रात एक जैसी मशीनों के सामने खड़े रहते थे। उनके हाथ में चोटिल होने का खतरा हमेशा रहता था और कोई सुरक्षा नहीं थी। बीमार पड़ने पर कोई छुट्टी नहीं, कोई पैसा नहीं। शहरों में एक और बड़ी समस्या थी, शरणार्थियों की बाढ़। बंटवारे के बाद लाखों लोग शहरों की ओर भागे। दिल्ली की आबादी रातों रात दोगुनी हो गई। ये शरणार्थी सड़कों पर, रेलवे स्टेशनों पर, पार्कों में रहने को मजबूर थे। सरकार ने उनके लिए कैंप बनाए, लेकिन उनमें भी जगह कम थी। ये लोग अपने साथ सिर्फ अपनी जान लाए थे, कुछ और नहीं। उन्हें रोजगार चाहिए था, घर चाहिए था, नई पहचान चाहिए थी। शहरों का जो बुनियादी ढांचा था वो इस बोझ के नीचे दबने लगा। पानी की किल्लत, बिजली की कटौती, सीवर का उफनना आम बात हो गई। और इन सब के बीच नई सरकार के सामने सबसे बड़ी चुनौती थी देश को एकजुट रखना। 560 से ज्यादा रियासतें थीं जिन्हें भारत में मिलाना था। हैदराबाद के निज़ाम और जूनागढ़ के नवाब सपना देख रहे थे अलग देश का। कश्मीर में पाकिस्तानी कबायली घुसपैठिए हमला कर चुके थे। सरदार वल्लभ भाई पटेल और वीपी मेनन ने कूटनीति और लोहे के हाथों से इस पहेली को सुलझाया, लेकिन इसका खामियाजा भी भुगतना पड़ा। हैदराबाद में पुलिस कार्रवाई हुई, जूनागढ़ में जनमत संग्रह हुआ और कश्मीर का मामला संयुक्त राष्ट्र तक गया। ये विलय की प्रक्रिया बेहद जटिल थी, लेकिन ज़रूरी थी, वरना आज का जो भारत दिखता है वो कई टुकड़ों में बटा होता। अब बात आती है अर्थव्यवस्था की, जो सबसे बड़ा सिरदर्द थी। औद्योगिक उत्पादन ठप था, मिलें बंद थीं या क्षमता से बहुत कम चल रही थीं। विदेशी निवेशक भाग चुके थे। देश के पास पूंजी नहीं थी, टेक्नोलॉजी नहीं थी और न ही कुशल मैनेजर थे। जो कुछ बचा था वो था कच्चा माल और मेहनतकश लोग। सरकार ने योजना आयोग बनाया। पंडित नेहरू ने आधुनिक भारत का सपना देखा। उनका मानना था कि सरकार को उद्योगों का मालिक बनना चाहिए। बड़े बड़े डैम बनेंगे, बिजली पैदा होगी, स्टील के कारखाने लगेंगे। भाखड़ा नांगल का सपना देखा गया, लेकिन ये सब होगा कैसे? पैसा कहाँ से आएगा? इसलिए उन्होंने मिश्रित अर्थव्यवस्था का रास्ता चुना, जहां सरकार भी उद्योग चलाएगी और निजी क्षेत्र को भी मौका मिलेगा, लेकिन सरकार के नियंत्रण में। लेकिन सबसे मुश्किल काम था एक राष्ट्र की पहचान बनाना। सैकड़ों भाषाएं, दर्जनों बोलियां, हर राज्य का अपना अलग खान पान, रहन सहन। दक्षिण में एक व्यक्ति उत्तर की भाषा नहीं समझ पाता था। सरकार ने हिंदी को राजभाषा बनाने की कोशिश की, लेकिन दक्षिण में विरोध के स्वर उठे। नेताओं को समझौता करना पड़ा। अंग्रेजी को भी बनाए रखा गया। आज़ादी के बाद के उन दिनों में सिर्फ नीतियां नहीं बन रही थीं, बल्कि एक साझा सपना बुना जा रहा था। लोगों के मन में ये भावना थी कि अब हम आज़ाद हैं, हमें मिलकर इस देश को बनाना है। ये भावना उन तमाम मुश्किलों से लड़ने की ताकत दे रही थी। और फिर वो चेहरे थे जिन्होंने इस नए भारत की नींव रखी। प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू, जो आधुनिकता के पुजारी थे, जो विज्ञान में विश्वास रखते थे। उनके सामने एक सपना था, भारत को दुनिया की महान शक्तियों की कतार में खड़ा करने का। दूसरी तरफ सरदार पटेल, जो व्यवहारिक थे, जिन्होंने रियासतों को मिलाकर देश को एक सूत्र में बांधा। और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जिन्होंने संविधान की रचना करके हर नागरिक को बराबरी का हक दिलाया, चाहे वो ऊंची जाति का हो या नीची, अमीर हो या गरीब। ये वो लोग थे जिनके कंधों पर एक राष्ट्र का भविष्य टिका था। लेकिन क्या ये सब काफ़ी था? क्या भुखमरी खत्म हो गई? क्या गांव बदल गए? क्या शहरों में रहने लायक जगह बन गई? इतिहास गवाह है कि ऐसा नहीं हुआ। 1947 के बाद भी कई सालों तक भारत भुखमरी और गरीबी से जूझता रहा। गांव वैसे ही रहे जैसे सदियों पहले थे। शहरों का पलायन जारी रहा, लेकिन जो बदला वो थी उम्मीद। 1947 से पहले लोग अंग्रेजों से शिकायत करते थे। 1947 के बाद अब शिकायत करने वाला कोई नहीं था। अब जिम्मेदारी खुद की थी। अब गलती हमारी थी और सुधार भी हमें ही करना था। आज़ादी के बाद का वो दौर सिर्फ इतिहास का एक अध्याय नहीं है, ये एक सबक है। ये बताता है कि आज़ादी सिर्फ एक कानूनी दर्जा नहीं है, बल्कि एक जिम्मेदारी है। उस वक्त हमारे पास कुछ नहीं था, ना अनाज, ना पैसा, ना बुनियादी ढांचा, लेकिन हमारे पास एक चीज़ थी, हौसला। उस हौसले ने हमें खड़ा किया। उसी हौसले ने हमें 1950 में गणतंत्र बनाया। उसी हौसले ने हमें चुनाव लड़ना सिखाया। उसी हौसले ने हमें विज्ञान के क्षेत्र में आगे बढ़ाया। 1947 का भारत आज के भारत से बहुत अलग था। तब हम दुनिया के सबसे गरीब देशों में गिने जाते थे।
आज हम दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था हैं। तब हर तरफ मौत का मंजर था, आज हर तरफ जीने की होड़ है। लेकिन ये सफ़र इतना आसान नहीं था। ये सफ़र उन करोड़ों लोगों की कुर्बानी से बना है जिन्होंने बंटवारे की त्रासदी झेली, जिन्होंने भूखे पेट रहकर भी देश के लिए काम किया। ये कहानी है उन गुमनाम किसानों की जिन्होंने हरियाली न होने पर भी खेत जोते। ये कहानी है उन मजदूरों की जिन्होंने मिलों में जान लगा दी। ये कहानी है उन शरणार्थियों की जिन्होंने सिफर से शुरू किया और आज इस देश की तरक्की में बराबर के भागीदार हैं। तो अगली बार जब आप इस देश का नक्शा देखें या तिरंगा लहराता देखें तो याद कीजिए उस रात को, 15 अगस्त 1947 की उस आधी रात को। याद कीजिए उन चेहरों को जिनकी आंखों में आंसू थे लेकिन दिल में उम्मीद थी। याद कीजिए उस भारत को जो टूटा हुआ था लेकिन हारा हुआ नहीं था। और याद कीजिए कि ये देश हमें विरासत में मिला है, लेकिन इसकी असली कीमत हम तभी चुका पाएंगे जब हम इसे उन मुश्किलों से भी आगे ले जाएंगे जिनकी कल्पना भी 1947 में नहीं की गई थी। क्योंकि आज़ादी सिर्फ एक तारीख नहीं है, आज़ादी एक एहसास है, एक जिम्मेदारी है और एक सतत यात्रा है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करना मत भूलिएगा। और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि ऐसी ही और कहानियाँ, इतिहास के ऐसे ही अनछुए पहलू आप तक पहुँचते रहें। आपके एक सब्सक्राइब से ही ये सफ़र आगे बढ़ता है। अगली वीडियो में जल्द मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।